अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बुक केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी सेकेंड हाफ क्लास 9th। केमिकल रिएक्टिविटी में जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स कि नोबल मेटल्स की इनर्टनेस क्या होती है। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स में हमने जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की उसमें हमने डी ट्रांजिशन स्टडी किया। डी ट्रांजिशन में हमने ये देखा कि जो डी ऑर्बिटल वाले मेटल्स हैं, डी ऑर्बिटल वाले मेटल्स कौन से हैं? ऐसे मेटल्स जिनमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनका वो किस शेल में आ रहा है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ऑर्बिटल में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आ रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा तो उससे हम यही लेंगे कि ये क्या है, ये डी ट्रांजिशन शो कर रहा है। जो डी ट्रांजिशन शो करेगा ये हम मेटल्स, इनको हम प्योर मेटल्स कहते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो ये 4th, 5th, 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्यूपाई करते हैं। इनके केमिकल बिहेवियर में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो एक्टिव मेटल्स हैं, सिवाय हमने कॉपर के कि कॉपर के अलावा वो एक एक्टिव मेटल है। इसी तरह हम कुछ नोबल मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे सिल्वर की। सिल्वर ये एक मेटल नहीं है। ये मेटल क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और मेटल की तो डेफिनेशन और उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत यही है कि वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा फिर हम इसको एक मेटल, किसी हद तक एक्टिव मेटल नहीं कह सकते, लेकिन होगा ये मेटल ही वाइट लस्ट्रियस मेटल। किस सफ़ेद कलर का ये लस्ट्रियस मेटल होगा? सफ़ेद कलर का लस्ट्रियस मेटल कैसे होगा कि एक्टिव मेटल हम इसको बोल नहीं सकेंगे, लेकिन होगा तो ये मेटल ही। एक्टिव मेटल तो हम उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो एक्टिव और प्योर मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज एन excellent conductor of heat and electricity। ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल कि ये हाईली डक्टाइल और मेलेबल मेटल है। हाईली डक्टाइल और मेलेबल ये कि इनको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम इसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं तो आया हम इसको मेटल की शीट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब इसको मेटल की शीट्स में ड्रॉ करेंगे तो शीट्स में ड्रॉ करने के बाद इट्स पॉलिश्ड सरफेस, its polished surface root रिफ्लेक्टर कि जो इसकी पॉलिश सरफेस है वो एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर है कि वहाँ से लाइट बड़ी आसानी से रिफ्लेक्ट हो सकती है। जब लाइट अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि आया ये क्या है, फिर एक मेटल है जिसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है। जब वो सरफेस शाइनी होगी, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर, ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड
on its surface makes it relatively unreactive के फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर, जो ही इसकी सरफेस पे एक थिन लेयर बनेगी ऑक्साइड की या सल्फाइड की, जो ही ऑक्साइड और सल्फाइड की लेयर बनेगी, उस लेयर के बनने के बाद ये क्या होगा, ये अनरिएक्टिव हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं जब सिल्वर सल्फाइड बनेगा या सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, सिलिकॉन अर्जिनेंटम कहते हैं जब AgO एंड AgS फॉर्म होंगे, कि सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होंगे, तो ये इसको क्या बनाएंगे, ये इसको अनरिएक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस of atmosphere, air does not affect सिल्वर, कि नॉर्मल कंडीशंस में जो एटमॉस्फेयर एयर है वो इसको इफेक्ट नहीं करती। It tarnishes in the presence of sulfur containing compounds like हाइड्रोजन सल्फाइड, कि ये जब टर्निश होगी जब सल्फर कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले स्टडी किया है कि जो भी सिल्वर पर एक सिंगल लेयर बनती है, सिंगल लेयर किसकी बनती है, ऑक्साइड की या सल्फाइड की, जो ही ऑक्साइड या सल्फाइड की सिंगल लेयर फॉर्म होगी वो इसे अनरिएक्टिव बनाएगी, और जैसे ही ये अनरिएक्टिव बनेगी तो फिर ये रिएक्ट नहीं कर सकती, और जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल कंडीशंस हैं वो इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। इसको सिर्फ क्या इफेक्ट करेगा, ये प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के हाइड्रोजन सल्फाइड अगर प्रेजेंट होगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस से क्या भी नोट करेंगे कि यहाँ इसको क्या किया है, उसने इफेक्ट किया है। नेक्स्ट, being soft metal, it is rarely used as such, कि सॉफ्ट मेटल होने के लिए एज इट इज भी यूज हो सकता है। alloys of silver with copper are widely used in making coins, silverware and ornaments। कि सिल्वर कि जब अलॉय हम कॉपर के साथ बनाते हैं तो वो वाइडली किसमें यूज़ होते हैं, सिक्के बनाने में, सिल्वरवेयर कि सिल्वर की जो चीज़ें हैं जैसे बर्तन वगैरह वो बनाने में, फिर ऑर्नामेंट से कि ज्वेलरी वगैरह भी बनाने में, कि जो चांदी का सामान बनता है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर widely used in photographic films and dental preparations। Compounds of silver are widely used in photographic films and dental preparations। कि ये जो कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर होंगे इनको हम डेंटल की जो चीज़ें हैं उनमें भी यूज़ करते हैं, कि उसके ज़्यादातर जो ऑर्नामेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो ज़्यादा सिल्वर से ही मिलकर बनते हैं। जब वो ज़्यादा सिल्वर से मिलकर बनेंगे उसके बाद ये फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं उनमें भी सिल्वर यूज़ होता है।
Silver has important applications in मिरर इंडस्ट्री कि मिरर इंडस्ट्री में सिल्वर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है किसमें, ये शीशे बनाने में, कि मिरर्स जितने भी बनते हैं उसमें सिल्वर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये है यूजेस ऑफ सिल्वर कि सिल्वर अनरिएक्टिव होकर किन किन चीज़ों में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो नोबल मेटल है कॉपर, गोल्ड। नेक्स्ट जो नोबल मेटल है वो है गोल्ड। गोल्ड की यूज इसमें इट इज येलो सॉफ्ट मेटल कि ये येलो कलर का एक सॉफ्ट मेटल है। इट इज मोस्ट malleable and ductile than other metals कि ये दूसरे मेटल्स के निस्बत ज़्यादा डक्टाइल है। जब ये दूसरे मेटल्स की निस्बत ज़्यादा डक्टाइल होगा तो इससे ज़्यादा वायर्स वगैरह और शीट्स वगैरह बनाई जा सकती हैं। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन 1 gram of gold can be drawn into a wire of 1.5 kilometer कि ये इस कदर ज़्यादा डक्टाइल है कि जो 1 ग्राम गोल्ड है उसको हम 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर लंबी उससे एक तार बना सकते हैं। नेक्स्ट, gold is very non-reactive और inert metal कि गोल्ड एक नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल इसलिए है क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं अकर करता। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर कि ये एटमॉस्फेयर से इफेक्ट भी नहीं होता। इट इज नॉट इवन इफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल और एसिड कि गोल्ड पे किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो ना तो किसी एसिड से इफेक्ट होता है और ना ही किसी मेटल से इफेक्ट होता है, ना ही किसी बेस से इफेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ इनर्टनेस in atmosphere it is an ornamental metal कि एटमॉस्फेयर में इसकी इनर्टनेस होने से कि एटमॉस्फेयर के साथ जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता है। इसलिए क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता। एटमॉस्फेयर में बेशक कोई भी गैस मौजूद है या कोई भी केमिकल या कोई भी एसिड या कोई भी बेस मौजूद है, लेकिन ये रिएक्ट उससे नहीं करेगा। इसी बना पे कि इसी इनर्टनेस की वजह से क्या हुआ कि ये एज ए ऑर्नामेंटल मेटल यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट इज इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स कि इससे गोल्ड कॉइन्स भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच कि ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट मेटल है। इट इज ऑलवेज अलॉयड इट इज ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर कि कॉपर के साथ ही हम इसका सिर्फ अलॉय बनाते हैं। कॉपर, सिल्वर और
सम अदर मेटल, कि सिर्फ एक दो मेटल्स हैं जिनके साथ हम इसका अलॉय बनाते हैं। अलॉय में सिर्फ हम सिल्वर, कॉपर और कुछ मजीद मेटल्स यूटिलाइज करते हैं। ये थी यूजेस ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्लाटिनम। प्लाटिनम भी एक इनर्ट मेटल है। इट इज यूज्ड टू मेक jewelry items because of its unique characteristics, कि ये ज़्यादा ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए काम आता है। ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए काम इसलिए आता है क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस टू टर्निश, कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बना पे ये ज़्यादा ज्वेलरी आइटम्स बनाता है, उनमें सबसे पहले इसका कलर, कि इसका कलर भी यूनिक है, इसकी ब्यूटी भी यूनिक है, स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, 100% स्ट्रेंथ शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रेजिस्टेंस टू टर्निश है। रेजिस्टेंस टू टर्निश का मतलब ये है कि ये इतनी जल्दी किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब ये जल्दी किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये 100% स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। नेक्स्ट इज it provides a secure setting for diamonds and other gemstones enhancing their brilliance, कि ये प्रोवाइड करता है कि सिक्योर सेटिंग किसके लिए? कि डायमंड रिंग जब भी आप देखेंगे वो प्लेटिनम में ही सिक्योर हुई होगी, यानी वो प्लेटिनम में ही डायमंड पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है उसको सिक्योर सेटिंग। उसके बाद जो भी जेमस्टोन्स हैं वो पहले तो सिल्वर में बना करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर वो प्लेटिनम मेटल में यूज़ हो रहे हैं। प्लेटिनम मेटल में इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि वो इसकी क्या बनाते हैं? वो इसकी ब्रिलियंस क्रिएट करते हैं। जब वो इसकी ब्रिलियंस क्रिएट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस टू टर्निश है, कि ये इतनी जल्दी टर्निश नहीं हो सकता। इसी बना पर इसको क्या है? ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट एन अलॉय ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम and rhodium used as catalysts in automobiles as catalytic converter, कि ये इसका एलॉय जो है प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये यूज़ होते हैं एज ए कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स में। कैटलिस्ट ऐसे यूज़ होता है कि इसके ये कन्वर्टर की तरह से यूज़ होता है, ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि हमारी पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सकेगी, क्योंकि ये मेटल्स क्या करेंगे? ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, और कैटालिटिक कन्वर्टर ऐसा एक केमिकल होता है जो कोई भी गैस या केमिकल जो हार्मफुल हो उसको कन्वर्ट कर देगा एक यूजफुल प्रोडक्ट में, या उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देगा। जस्ट लाइक इट कन्वर्ट्स most of the toxic gases CO and NO2 being emitted by vehicles into
vehicles into less harmful carbon dioxide and nitrogen and water vapors कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है एक अलॉय ऑफ प्लैटिनम एंड रोडियम, ये एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। जब ये एज ए कैटलिस्ट ऑटोमोबाइल में यूज होगा तो इनकी यूजेज से हम ये देखेंगे कि जितनी टॉक्सिक गैसेज जो प्रोड्यूस होती थी ऑटोमोबाइल्स में, उनको क्या करेगा, ये एज ए कन्वर्ट करेगा। जब ये उनको कन्वर्ट करेगा तो ये उनको कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या होगा, वो लेस हार्मफुल बन जाएंगे और ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। इसलिए पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम इनके अलॉयज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लैटिनम used in the production of hard disk drive coatings and fiber optic cables। कि प्लैटिनम जो यूज़ होता है ये प्रोडक्शन करता है हार्ड डिस्क की कोटिंग, कि हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं उनके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग की जाती है ताकि ये रिएक्ट न करें और ना ही ये टर्मिनेशन हो सके। उसके बाद जो ऑप्टिक केबल्स होती हैं उनमें भी प्लैटिनम ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लैटिनम used in the manufacturing of fiberglass, reinforced plastic and glass for liquid crystal displays LCDs। कि प्लैटिनम जो यूज़ होता है ये मैन्युफैक्चर करता है फाइबर ग्लास, और फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चर करने के बाद इसको प्लास्टिक और ग्लास को मिक्स करने के बाद हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस यानी LCD से मैन्युफैक्चर करते हैं। जब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ग्लास और प्लास्टिक से मिलकर। ग्लास और प्लास्टिक क्या करेंगे, जब उनमें प्लैटिनम यूज़ होगा तो प्लैटिनम एक LCDs बनाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो LCDs और इनके पार्ट्स होते हैं ये भी आजकल ज़्यादा प्लैटिनम यूज़ हो रहा है। और प्लैटिनम जो है ये इन रिप्लेसमेंट ऑफ सिल्वर यूज़ हो रहा है, कि सिल्वर की जो यूजेज है वो बहुत कम हो गई है, इसलिए यहाँ सिर्फ प्लैटिनम ही यूटिलाइज हो रहा है। और प्लैटिनम यूटिलाइज होने के बाद क्या होगा, वो LCDs भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्टनेस है ऑफ नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आया वो मेटल तो एक्टिव मेटल्स तो नहीं है लेकिन है तो मेटल्स ही हैं, मेटल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब वो मेटल फैमिली से बिलोंग करेंगे तो उनमें कुछ एक्टिव मेटल्स पाए जाएंगे और कुछ नॉन एक्टिव मेटल्स यानी जो नॉन रिएक्टिव होंगे। जब मेटल्स वो नॉन रिएक्टिव होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लॉस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। जब वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर वो एज ए नॉन रिएक्टिव या नॉन एक्टिव मेटल्स स्टे करेंगे। लेकिन वो मेटल्स होने के साथ साथ उनकी फर्दर यूसेजेस हैं कि फर्दर हम बहुत ज़्यादा उनकी एप्लीकेशंस जो हम भी हमने स्टडी की, ये सारी क्या थी, सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम की सारी एप्लीकेशंस थी। लिहाजा कॉपर जो है ये एज ए मेटल एक्टिव मेटल शो करता है लेकिन 50%, क्योंकि ये इनमें से क्या होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स और लूज कर देता है, लेकिन जैसे मेटल लूज करके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं वो फॉर्म नहीं कर सकते। ये थे डिटेल्ड स्टडी ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स। कि मेटल्स को कंप्लीट स्टडी करने के बाद जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो नॉन मेटल्स स्टडी करेंगे। क्या है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉन मेटल्स
form negative ions by gaining इलेक्ट्रॉन्स। कि जो जैसे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स उनको स्टडी किया था कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इसलिए हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसी लिहाज में जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? नॉन मेटल्स। कि नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस यानी एनाइंस फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनाइंस फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एनाइंस। कि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनाइंस फॉर्म करते हैं, और जो ही वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनाइंस फॉर्म करेंगे यानी उन्होंने क्या किया? गेन किया इलेक्ट्रॉन। और जब जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हो जाएगी यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो एक नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर non-metals are electronegative in nature and form एसिडिक ऑक्साइड्स। कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है और क्या फॉर्म करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। द वैलेंसी ऑफ some non-metals depend upon the number of electrons gained। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिपेंड करेगी उसकी वैलेंसी क्या है, इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अगर हम वैलेंसी ऑफ क्लोरीन स्टडी करें, फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो वो इज 1। कि वो क्लोरीन की 1 है, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cl नेगेटिव। कि उसकी वैलेंसी 1 होगी क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट्स 2 electrons, so its वैलेंसी 2। कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर -2 की वैलेंसी आ जाएगी। कि हम देखेंगे जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो माइनस की वैलेंसी आएगी। जो भी हम स्टडी करेंगे कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज की है तो उस पर पॉजिटिव वैलेंसी आएगी। कि लूजिंग पे पॉजिटिव वैलेंसी आएगी और गेनिंग पे नेगेटिव वैलेंसी आएगी। ये है वैलेंसी का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट नॉन मेटालिक करैक्टर। नॉन मेटालिक करैक्टर depends on electron affinity and electronegativity of atom। कि जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करेगा। कि जो स्मॉल साइज एटम्स होंगे उनका हाई न्यूक्लियर चार्ज निकल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगे, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ही बहुत ज़्यादा होगी तो वो ग्रुप क्या पोजेस करेगा? नॉन मेटालिक करैक्टर। स्मॉल साइज्ड elements having high nuclear charge are electronegative in nature, high electron affinity।
हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। जैसे नॉन मेटालिक करैक्टर कि वो क्या पोजेस करेंगे, वो नॉन मेटालिक करैक्टर पोजेस करेंगे। वो नॉन मेटालिक करैक्टर तब पोजेस करेंगे जो ही क्या होगा, उन पे उनकी इलेक्ट्रोफिनिटी इफेक्ट होगी। जैसे ही उनकी इलेक्ट्रोफिनिटी इफेक्ट होगी तो इलेक्ट्रोफिनिटी के इफेक्ट होने के साथ साथ वो एज इट इज भी रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज पोजेसिस कि जो नॉन मेटालिक करैक्टर वो पोजेस करेंगे। नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस कि नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस in a group downward and increases in period from left to right, in हैलोजन्स कि हैलोजन्स तक इनका जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट है, क्योंकि ये हैलोजन्स में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जब किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो हाईली नॉन मेटालिक करैक्टर पोजेस करेगा। क्योंकि जैसे अभी हमने स्टडी किया कि जो स्मॉल साइज एलिमेंट्स हैं उनके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज है, और हाई न्यूक्लियर चार्ज होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, वो डिपेंड करती है किस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिपेंड करेगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिटी हाई होगी, और जो ही इलेक्ट्रोफिलिटी हाई होगी तो वो पोजेसिस करेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा। इसी तरह फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, 4.0 कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स में पाई जाती है। हैलोजन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक भी होंगे, और सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होने के लिए क्या है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं वो एलिमेंट ग्रुप 14 से लेकर 15, 16 एंड 17 में, जस्ट लाइक 14 में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन कि ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं। जब ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हम ये स्टडी करेंगे कि ये ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 कि ये सारे क्या हैं, ये एज इट इज़ एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स ये सब कौन से हैं, नॉन मेटल्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के लिहाज से वो क्या पोजेस करेंगे, नॉन मेटालिक करैक्टर कि जब वो नॉन मेटालिक करैक्टर पोजेस करेंगे तो वो आया उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। जब उनकी इलेक्ट्रोफिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ये ग्रुप क्या होगा, ये नॉन मेटल्स का ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल में। कि पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि स्मॉल साइज है, क्या हाई न्यूक्लियर चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोफिलिटी भी ज़्यादा है। जब ये सारी प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं तो ये क्या होंगे, ये नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन भी गेन करते हैं। ये थे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन नॉन मेटल्स। फर्दर मोस्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं ग्रेजुअली बट ये यूनिक ऑफ ग्रुप ऑफ मेटल्स के साथ है कि नॉन मेटल जो है एग्जिस्ट करते हैं 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ मैटर में कि सबसे पहले ये गैसेस में भी हैं, लिक्विड्स में भी हैं और सॉलिड्स में हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने इनकी फिजिक्स चेक करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यानी टच स्मेल के लिहाज से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कलर बेस के लिहाज से भी। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल कि जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल हैं कि वो इजीली ब्रेकेबल है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का एक डेरिवेटिव है लेकिन ये एज ए कंडक्टर यूज होता है। दे आर नॉट शाइनिंग, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन कि आयोडीन को छोड़ के ये सारे बाकी क्या है, नॉट शाइनी है और डल है। डल होने के आयोडीन क्योंकि इट इज लस्ट्रस लाइक मेटल्स कि ये मेटल्स की तरह लस्ट्रस है कि इसकी मेटल्स की तरह आपको एक चमक है। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड कि वो जनरली सॉफ्ट है लेकिन डायमंड को छोड़कर कि डायमंड इनमें ज़्यादा क्या है, वो हार्ड है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कि उनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसको, ग्रेफाइट और डायमंड को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड क्या है वो एज ए मेटल एक्ट करते हैं। बाकी सबकी क्या है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है। दे हैव लो डेंसिटीज कि इनकी डेंसिटीज भी बहुत ज़्यादा लो हैं, जबकि डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, मास ओवर वॉल्यूम पे। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स फिजिकली कैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स की जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले देयर वैलेंस शेल आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि उनके जो वैलेंस शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, तो फिर क्या कहते हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कि नॉन मेटल की सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि उनका जो बैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब जो आउटर मोस्ट शेल है वही डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर क्या करेंगे वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जो ही वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो फिर क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपना वैलेंस शेल। जब वो अपना बैलेंस शेल ही कंप्लीट करेंगे तो फिर वो आया क्या होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन स्टेबिलिटी कैसे आई उनकी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की बुनियाद पे, जो कि नॉन मेटल्स की अभी हमने डेफिनेशन में भी ये स्टडी किया कि वो क्या करते हैं, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। दे फॉर्म आयोनिक
compounds with metals and covalent compounds by reacting with metals कि वो क्या फॉर्म करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्म करते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स तब फॉर्म करेंगे जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। कि अगर हम मेटल के साथ इनका रिएक्शन देखिए, सोडियम मेटल है प्लस क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। लेकिन जो ही हम क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्लोरीन नॉन मेटल कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। कि ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और एक कोवलेंट कंपाउंड है। जो ही मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेटल ने क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उससे क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट यूज़ किया है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। आपने अपने प्रीवियस 4th चैप्टर में आयनिक बॉन्ड स्टडी किया है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम ने क्या किया है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। कि सोडियम में सारे अपना इलेक्ट्रॉन जो एक उसने देखा था वो उसने डोनेट कर दिया। जब वही इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया तो उसकी डोनेशन से क्या हुआ, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड क्या है कि दोनों ने क्या किया, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ली है। जब उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग की है तो उसके बाद क्या होगा, वो एक कोवलेंट कंपाउंड बना के कि हमने कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया, हमने म्यूचुअल शेयरिंग की है। कि बाहर में हमने क्या किया है, मिलाप किया है। उससे क्या होगा कि हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और जब हम अपना बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों वापस ले भी सकते हैं। नेक्स्ट इज metals usually do not react with water। कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। they do not react with dilute acids because non-metals are itself electron acceptors। कि वो डिल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एसिड्स भी होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कि एसिड ने क्या करना है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, लेकिन नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। जब इलेक्ट्रॉन की डोनेशन ही नहीं होगी, जब दोनों एक्सेप्टर ही होंगे तो वहाँ बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और रिएक्शन भी कैरी आउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ब्रोमीन, देन सल्फर, देन कार्बन, देन आयोडीन, देन फास्फोरस। कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सारी नॉन मेटल्स की डिपेंड ऐसे करती है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर ब्रोमीन की है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है और सबसे कम फास्फोरस की है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। कि हैलोजेंस की हमने रिएक्टिविटी को स्टडी करना है। जब हम हैलोजेंस की रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे तो जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, ये सारे क्या है, ये हैलोजेंस हैं। कि इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। फ्लोरीन जो क्लोरीन ये डायटॉमिक गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे,
इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इंक्रीज करती है डाउनवर्ड दी ग्रोथ, क्योंकि जो ही साइज ऑफ एटम है इंक्रीज करता है। लेकिन ब्रोमीन एक्ट करती है एज ए लिक्विड और आयोडीन एज ए सॉलिड। स्टेट के साथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर डायटोमिक गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। कि जो फेजेस ऑफ मैटर है वो सारी यहाँ डिपेंड करती है। अब इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो भी इंक्रीज करेंगी डाउनवर्ड द ग्रुप, कि जो ही हम नीचे जाते जाएंगे इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इंक्रीज करते जाएंगी, क्योंकि सबसे कम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस में होती हैं। फिर मॉलिक्यूल वीक फोर्सेस मौजूद होती हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद होती हैं, और यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि सॉलिड में जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, किसके मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड में वो एज इट इज बीकर का ही सोल्यूशन होता है, और यहाँ कंटेनर में मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, कि यहाँ उनका जो गैसेस होंगी वहाँ जो उनकी स्पेसिस है अपने दरमियान वो बहुत ज़्यादा होंगी। जब वही स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगी तो स्पेसिस ज़्यादा होने की बिना पे क्या होगा, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन मौजूद हैं, कि जो ही हम डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। इंक्रीज तो करेंगी क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, फिर गैसेस के बाद जो लिक्विड है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं गैसेस की बनिस्बत। इसी तरह जो ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, कि सॉलिड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आयन, लिक्विड और गैस है। कि इसी बना पे ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फ्लोरीन की सबसे पहला कौन सा है, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर इसका 9 है। कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 कि इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कलर इसका पेल येलो है, पेल येलो कलर का फ्लोरीन। मेल्टिंग पॉइंट इसका 53 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 85 केल्विन है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। कि ये है फिजिकल फैक्टर ऑफ फ्लोरीन। के फ्लोरीन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 9 मौजूद है। 9 एटॉमिक नंबर के बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 1s2 2s2 और 2p5 है। कलर के लिहाज से वो पेल येलो कलर का है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 53 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 85 केल्विन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 70, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। कि इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन पहले जो है वो ऑक्टेट यहाँ तक वो स्टेबल है। इसको मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कलर ये ग्रीनिश येलो कलर की है, ग्रीनिश येलो कलर की है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 172 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 238 केल्विन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3.2। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम है। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि ये उससे नीचे प्रेजेंट है, और नीचे होने की वजह से यहाँ क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स में भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और शेल्स भी ज़्यादा है। जो ही शेल्स ज़्यादा होंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, कि न्यूक्लियर को ज़्यादा अट्रैक्शन लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर 35, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 4p5 कि इसके आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ तक ये क्या है, स्टेबल है। कलर रेडिश ब्राउन, मेल्टिंग पॉइंट इसका 266 है इसका, बॉइलिंग पॉइंट इसका 332 केल्विन और इलेक्ट्रोनेगेटिव की इसकी 3.0 कि क्लोरीन से भी कम इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट इज आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका है। कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर 36 के साथ मौजूद है और क्रिप्टॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 36 के बाद 5s2 एंड 5p5। कलर पर्पल ब्लैक, मेल्टिंग पॉइंट 387, बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 कि सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ आयोडीन की है। ये है फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोजेंस। अगर हम इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो NH2 and p5 है कि हैलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि थ्रू आउट अगर हम फ्लोरीन चेक कर लें, क्लोरीन कर लें, ब्रोमीन कर लें या आयोडीन कर लें कि इनके ऐसे जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो रेडली क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह जो हाइड्रोजन्स हैं वो मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जैसे अभी हमने एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड को स्टडी किया कि सोडियम क्लोराइड में क्या होगा कि मेटल जो सोडियम है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी तरह ही हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, ये आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, लेकिन जो ही कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये क्या है, ये है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कि हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो कहाँ पे डिपेंड करती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं जो हैलोजेंस पर रिएक्ट करवाता है वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस के हैलोजेंस के रिएक्शंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के हैलोजेंस सारे क्या है वो ऑक्सीडाइजर्स, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हैलोजेंस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन सबसे लीस्ट है, इसलिए फ्लोरीन क्या कैरी करते हैं, नेगेटिव आयन, और क्लोरीन और ब्रोमीन भी। अगर हम इनके रिएक्शन देखें फ्लोरीन F2 + 2KCl तो फिर ये क्या होगा 2KF + Cl2 कि फ्लोरीन क्या करेगा, वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। फ्लोरीन क्लोरीन को इसलिए रिप्लेस करेगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद को रिड्यूस करके अगले को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ये खुद को रिड्यूस कर देगा। इसी तरह क्या होगा कि वो इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ क्या होगी रिप्लेसिंग रिएक्शन अकर करेगा। इसलिए फ्लोरीन
क्लोरीन के साथ हो तो वो 2 फ्लोरीन प्लस Cl2। नेक्स्ट क्लोरीन प्लस 2 KBr 2 KCl प्लस Br2 कि वो KCl फॉर्म करेगा। इसी तरह सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन। क्यों कलरलेस से रेडिश ब्राउन होगा? जब भी ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया जाएगा तो वो क्या करेगा? 2 KBr फॉर्म करेगा प्लस I2 पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? ये कलरलेस से रेडिश ब्राउन होकर करेगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है उसका कलर क्या करेगा? वो चेंज करेगा। कि आयोडीन जो है वो पहले कलरलेस में मौजूद है तो बाद में वो क्या हो जाएगी? वो रेडिश ब्राउन कलर में मौजूद होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शंस है रिएक्शन विद हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के साथ उसके रिएक्शन कैसे है? हाइड्रोजन और हेलोजन्स कंबाइन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हेलोजन्स का रिएक्शन है विद हाइड्रोजन कि ऑल हेलोजन्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स कि वो हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म करेंगे। कब? जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। कि जो ही इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा, इसमें केमिकल एफिनिटी जो है हाइड्रोजन की वो डिक्रीज करती है फ्लोरीन टू क्लोरीन। कि जो ही फ्लोरीन कंबाइन करेगा वो डार्क और कोल्ड स्टेट में कंबाइन करेगा, लेकिन क्लोरीन रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि यहाँ जो कैटलिस्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं। जब कैटलिस्ट चेंज होंगे कि यानी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। कि रिएक्शन जैसे हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन कि रिएक्शन कैरी हो रहा है डार्क एंड कोल्ड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है कि रिएक्शन कैरी हो रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोरीन सनलाइट 2HCl हाइड्रोजन ब्रोमीन हीटिंग पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह अगर आयोडीन का करें हाइड्रोजन आयोडीन हीटिंग कैटलिस्ट फिर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होगा। कि चारों रिएक्शन में जो फेजेस हैं वो चारों की चारों ही डिफरेंट है। जब वो चारों फेजेस ही डिफरेंट होंगी तो रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होगा। कि ये क्या था? रिएक्शन विद हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के साथ सब रिएक्शन करवाएं हेलोजन का तो जो फ्लोरीन है वो रिएक्ट करके डार्क और कोल्ड में यानी अंधेरी और ठंडक में वो रिएक्ट करेंगे। सनलाइट में कभी हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं बनेगा, वो क्लोराइड रिएक्ट करेगा। कि क्लोरीन रिएक्ट करेगा किसमें? सनलाइट में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? HCl। इसी तरह ब्रोमीन का रिएक्शन कब कैरिड आउट होगा? कि ब्रोमीन का रिएक्शन तब कैरिड आउट होगा जब वहाँ हीटिंग मौजूद होगी, कि वहाँ हीट एनर्जी मौजूद होगी। इसी तरह आयोडीन हीटिंग और कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। कि ये थे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर के वाटर के साथ कैसे रिएक्शन है? फ्लोरीन decomposes water in cold state कि ये वाटर के साथ भी कोल्ड स्टेट में ही रिएक्ट करेगा। क्लोरीन decomposes
वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि ये सनलाइट में रिएक्शन करेगा। जो ही ये डार्क और सनलाइट में रिएक्शन करेंगे तो लेकिन ब्रोमीन ओनली रिएक्ट विद वाटर अंडर स्पेशल कंडीशंस, कि सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आयोडीन रिएक्शन शो नहीं करेगा। आयोडीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, कि वो ये रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। आयोडीन ये रिएक्शन इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि वाटर के साथ जब डिकम्पोजिशन करवाएं तब कैटालिस्ट यूज़ नहीं होते, और अगर कैटलिस्ट यूज़ नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे कैरी आउट होगा। 2F2H2O डार्क एंड कोल्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा विद वाटर के साथ तो वो HCl प्लस हाइपोक्लोराइड फॉर्म करेगा, कि HCl के साथ हाइपोक्लोराइड फॉर्म हुआ है। जो ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड साथ हाइपोब्रोमाइड फॉर्म करेगा, कि HOBr भी फॉर्म हुआ है। लेकिन I2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन, कि ये तो सनलाइट और हीट में रिएक्शन कर लिया क्लोरीन ने और ब्रोमीन ने, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट मौजूद ना होने की वजह से आयोडीन ने रिएक्शन ही शो नहीं करवाया। कि जो फ्लोरीन थी उसने डार्क और कोल्ड में तो रिएक्शन शो करवा दिया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म किया। इसी तरह ब्रोमीन ने HBr फॉर्म किया, कि ब्रोमीन क्या करेगा, वो हीट और ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। इसी तरह आयोडीन ने वाटर के साथ रिएक्ट करके नो रिएक्शन फॉर्म किया, क्योंकि इसने एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ करवाना था। ये था रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मीथेन। रिएक्शन विद मीथेन, कि मीथेन के साथ रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होता है। फ्लोरीन रिएक्ट्स वायलेंटली विद मीथेन, कि वो मीथेन के साथ रिएक्ट करती है। मीथेन क्या है, CH4 इन डार्क, कि डार्क में ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। क्लोरीन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी। CH4 प्लस 2Cl2 2 कार्बन प्लस 4 HCl, कि ये किस में हो रहा है, सनलाइट की मौजूदगी में। लेकिन फ्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं कर सकती। इसी तरह अगर डिफ्यूज सनलाइट मौजूद हो तो क्लोरीन सीरीज ऑफ रिएक्शन फॉर्म करती है। सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म फॉर्म करती है। वो इस मैकेनिज्म के तहत क्या फॉर्म करेगी, कि यहाँ क्या है, एक सीरीज चल रही है। सीरीज में हमारे पास CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, कि ये सारे रिएक्शंस कब फॉर्म होंगे, जब वहाँ सनलाइट एनर्जी मौजूद होगी। जब सनलाइट मौजूद होगा, सनलाइट की मौजूदगी क्या शो करेगी, कि यहाँ जो रिएक्शंस फॉर्म हो रहे हैं वो एक सीरीज में फॉर्म हो रहे हैं। ये था रिएक्शन विद मीथेन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्लोरीन reacts with cold dilute NaOH to give sodium hypochlorite and sodium chloride, कि जो ही सोडियम कोल्ड डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगी
तो वो क्या फॉर्म करेगी, वो एक रिएक्शन फॉर्म करेगी जिसमें हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। जैसे NaOH प्लस क्लोरीन NaCl NaOCl प्लस H2O कि सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड किसको बोलते हैं, NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हम इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्लोरीन reacts with hot cone NaOH to give sodium chloride and sodium chlorate कि जो ही ये हॉट NaOH के साथ रिएक्ट करेगी प्लस 3Cl2 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O कि ये क्या कर रही है, सोडियम क्लोरेट फॉर्म किया। सोडियम क्लोरेट क्या होता है, NaClO3 कि यहाँ सोडियम क्लोरेट फॉर्म हुआ है और साथ सोडियम क्लोराइड के वाटर भी फॉर्म हुआ है। ये था रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये थे रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस कि हैलोजन किन किन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्म करता है। इसी तरह हमने क्या स्टडी किया कि जो हैलोजेंस हैं वो कौन कौन सा हैलोजन किस किस मेटल या किस किस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्म करता है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स की सिग्निफिकेंस क्या है। नॉन मेटल्स आर फ्यूअर देन मेटल्स कि नॉन मेटल्स मेटल से थोड़े ही कम होते हैं लेकिन ये हाईली सिग्निफिकेंट होते हैं। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कि ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि मेटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर हम कहते हैं कि जो लाइफ है वो मेटल्स के बगैर प्रेजेंस नहीं हो सकती, इसी तरह लाइफ नॉन मेटल्स के साथ भी नहीं प्रेजेंस हो सकती। इनफैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल without the presence of नॉन मेटल्स ऑन अर्थ कि लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। कब, जब नॉन मेटल्स की प्रेजेंस हो अर्थ पे। कि अगर हम कहें कि नॉन मेटल्स मौजूद ही नहीं है तो लाइफ वहाँ अकर नहीं कर सकती। इसलिए अगर हम इसको नॉन मेटल्स की सिग्निफिकेंस स्टडी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेजर कंपोनेंट्स of Earth's crust, oceans and atmosphere are of non metals के नॉन मेटल से मिलकर क्या बना है, अर्थ क्रस्ट बनी है, एटमॉस्फेयर बनी है और ओशंस मिलकर बनी है। कि अगर हम ऑक्सीजन को स्टडी करें तो ऑक्सीजन कितनी है, 47% मौजूद है, क्रस्ट में मौजूद है, 86% ओशंस में मौजूद है। इसी तरह नाइट्रोजन 21% एटमॉस्फेयर में मौजूद है। कि जो एटमॉस्फेयर है, क्रस्ट है, ओशंस हैं, ये सब किससे मिलकर बने हैं, नॉन मेटल से। जो इंडिकेट क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन नेचर में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस किस पे डिपेंड करती है, कि ये इसकी इंपॉर्टेंस सारी एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेटरी का मेन कंपोनेंट है।
कि लाइफ तब एग्जिस्ट करेगी जब ऑक्सीजन मौजूद होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से क्या है, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस ही चल रहा है कि अगर हमारी सांस जो है वो ऑक्सीजन से चल रही है, और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। हम ये नहीं कह सकते कि मेटल यहाँ बहुत ज़रूरी है, मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स भी बहुत ज़रूरी हैं टू मेंटेन द बैलेंस फॉर द अमाउंट ऑफ मेटल्स इन नेचर। डिफरेंट साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन नेचर। कि मेंटेन करने के लिए मेटल और नॉन मेटल को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन साइकिल्स और वाटर साइकिल्स भी मौजूद हैं नेचर में। क्या करें, वो बैलेंस करें अमाउंट को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अमाउंट को बैलेंस करने के लिए साइकिल्स मौजूद हैं कि आया वो नाइट्रोजन साइकिल्स भी हो सकती हैं और वाटर साइकिल्स भी हो सकती हैं। कि ये सारी साइकिल्स क्या मौजूदगी शो करती हैं, कि ये शो कर रही हैं किसको, उसकी बैलेंसिंग को, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज non-metals are essential part of body structure for all living things। कि सारी लिविंग थिंग्स के लिए इनका स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किस लिहाज से, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ about 28 एलिमेंट्स, कि 28 एलिमेंट से मिलकर बनी है। 96% ऑफ मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ओनली ऑफ 4 एलिमेंट्स। कि 96 जो मास है ह्यूमन बॉडी का, ये सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। वो कौन से, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%। कि 96 की जो परसेंटेज है वो इन 4 मेटल से मिलकर बनी है। जब जो 96% इन 4 मेटल से मिलकर बनी होगी तो आया हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो परसेंटेज है, यानी ऑक्सीजन 65% है वो नॉन मेटल है, कार्बन 18% है वो भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ये ना मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। कि ये कुछ जो है वो मेटल की भी करैक्टर्स शो करता है और साथ कुछ नॉन मेटल्स की भी शो करता है। इसी तरह नाइट्रोजन ये एक नॉन मेटल है और 3% मौजूद है। कि जो 96 मास ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो इनसे मिलकर बना है। इसी तरह अगर हम प्लांट बॉडीज़ को स्टडी करें, प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। कि प्लांट बॉडीज सेलुलोज से मिलकर बनी है, जो किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कि सेलुलोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स भी जो हैं वो भी नॉन मेटल से ही मिलकर बने हैं, कि इनकी कंपोजिशन क्या है, सारी नॉन मेटल्स ही है। द थर्ड पॉइंट इज लाइफ ओज टू नॉन मेटल्स as without oxygen and carbon dioxide life would have been impossible। कि जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड है, किस पे गिरवी है, वो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे। कि हमारी जो लाइफ है, आया वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, वो सारी डिपेंड करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल के साथ साथ क्या है कि वो लाइफ हमारी इम्पॉसिबल होती अगर ये चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं होती। दीज गैसेस आर essential for
एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कि अगर नॉन मेटल्स ही मौजूद ना होते तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ भी अकर नहीं कर सकती, कि वहाँ ज़िंदगी मौजूद ही नहीं होनी थी। तो ज़िंदगी किस पे एग्जिस्ट करी, किस पे एसेंशियल है, किसकी एग्जिस्टेंस के लिए, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये रेस्पायरेशन के लिए है। ह्यूमन एंड एनिमल्स वो क्या करते हैं, इनटेक ऑक्सीजन, एक्सटेक कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटेक ऑक्सीजन। कि ये जो फिनोमेना है ये एज ए साइकिल कैरी आउट हो रहा है, कि जो एनिमल और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं या एक्सटेक करते हैं, वो प्लांट्स इनटेक करते हैं, कि वही नॉन मेटल कौन लेता है, फिर प्लांट्स लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो एनिमल्स इनहेल करते हैं तो वो कौन एक्सहेल करता है, वो प्लांट्स, कि प्लांट्स उसको एज ए बाई प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकाल देते हैं। जो ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए यूटिलाइजेशन का फिनोमिना है, कि ये किसकी बिना पे है, ये नॉन मेटल्स किसकी बिना पे, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिल्क, कि ये सारी चीज़ें किस लिए ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इनकी कंपोजिशन स्टडी करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कि ये सारी चीज़ें भी किससे मिलकर बनी हैं, ये नॉन मेटल से मिलकर बनी है। तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के पॉइंट में हम क्या स्टडी किया, कि जितनी भी ईटेबल चीज़ें हैं, ऑल ईटेबल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, water, milk, etc., which are necessary for the growth and development of body. They are made up of only non-metals like carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. It shows non-metals play a vital role in the maintenance of life. कि वो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में, कि हमारी लाइफ में जितने रिएक्शंस चल रहे हैं वो स्मूथली कैरी आउट रहें, यानी हमारी हेल्थ और हमारी ग्रोथ जो है उस पर इफेक्ट ना हो। तो फिर हम ये जितनी चीज़ें हम ये लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिल्क, ये सारी किससे मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यानी वो जो चार नॉन मेटल जिनको हम पहले पॉइंट से स्टडी आउट कर रहे हैं वही इन पे डिपेंड करती है, कि यानी जो हमारी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ है वो सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगी। जब वो उसी पे डिपेंड करेगी तो उसकी डिपेंडेंस क्या होगा, कि यहाँ जो है डिपेंडेंस सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल्स पे है। जब डिपेंडेंस ही नॉन मेटल्स पे होगी तो आया वो क्या होगा, वो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि लाइफ का जो है वो सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा। तो लाइफ सर्वाइवल विल बी एनिमल्स एंड प्लांट्स। द essential compound is वाटर, के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो एसेंशियल कंपाउंड है वो वाटर है। वाटर इज only is not only major part by mass of animals and plant bodies,
कि ना तो वाटर सिर्फ जो मैस है उनका प्लांट बॉडीज और एनिमल्स बॉडी का, बल्कि इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ, कि ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फिर वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर फॉर्म हुए हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। इसी तरह अगर हम इनकी जो असेंशियल मेंटेन लाइफ का है कि हम जो वाटर के विदाउट सिर्फ 1-2 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर सकते। जब हम लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो इसकी सर्वाइवल किस पर डिपेंड करेगी कि आया जो भी हम रिएक्शंस कैरी आउट करवा रहे हैं किसकी शॉर्टेज जो है वो डेथ कॉज करेगी। जो ही इसकी शॉर्टेज डेथ कॉज करेगी तो वो क्या होगा? ये एज अ लॉन्ग पीरियड होगा। लॉन्ग पीरियड होने के लिए क्या वो डेथ कॉज करेगा कि ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। बहुत ज़्यादा इसेंशियल इसलिए है क्योंकि 85% जो हमारी बॉडीज़ हैं वो वाटर से मिलकर बनी है, आया वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हों। तो फिर वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो है वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ लाइफ कि नॉन मेटल नाइट्रोजन 78% इन एटमॉस्फेयर, कि ये 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो फिर ये क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल्स फायर एंड कंबशन प्रोसेसेस। कि नाइट्रोजन जो है वो अकेली भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर हमने इसको कंबाइंड स्टेट में, जैसे हमने ईटेबल्स में स्टडी किया मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में, लेकिन ये सिंगल एज ए कम नॉन मेटल भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल इस लिहाज से है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% हमारी एटमॉस्फेयर बनाती है। जब वो 78% हमारी एटमॉस्फेयर मैन्युफैक्चर करेगी तो फिर ये क्या होगा? वो सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पैदा करेगी कि हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करेगी। किस लिहाज में? कि जो फायर है, ये कंबशन प्रोसेसेस हैं, उनको ये कंट्रोल करती है कि कोई भी चीज़ जो अराउंड अस बर्न होती है सिंगल फ्लेम के साथ, अगर उसके पास नाइट्रोजन जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये उसको ज़्यादा मज़ीद बढ़ने नहीं देती, कि उसको फ्लेम को ज़्यादा बर्न होने नहीं देती। और जब फ्लेम ही ज़्यादा बर्न आउट नहीं होगा तो फिर ये क्या क्रिएट करेगी? ये सेफ्टी ऑफ लाइफ क्रिएट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन इन लाइफ, कि लाइफ में जो कम्युनिकेशंस हैं, नॉन मेटल्स प्ले वाइटल रोल इन कम्युनिकेशंस, कि वो कम्युनिकेशंस में भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऑल फॉसिल फ्यूल्स which are major source of energy, coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के तीनों किससे मिलकर बने हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। कि कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ में, कि कम्युनिकेशन में नॉन मेटल जो है वो भी एक रोल प्ले करते हैं। कि जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी ये जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सारी किन के प्रोसेस से चलती हैं? वो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या कोल से चलती हैं। कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स मौजूद हैं, फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास कोल मौजूद है जिसमें हाई जो है क्वांटिटी कार्बन मौजूद होती है, पेट्रोलियम में कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन मौजूद होती है। इसी तरह नेचुरल गैस में भी क्या? कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होती है। कि कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी से क्या होगा? हमारे फॉसल फ्यूल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। और फॉसल फ्यूल्स कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं।
कि इनसे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। और एनर्जी हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, कि ऑटोमोबाइल्स में यही एनर्जी यूटिलाइज होती है। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ यही दो यूज़ होते हैं तो नहीं, ऑक्सीजन भी यहाँ यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल, oxygen non-metal is essential component for combustion of fossil fuels। कि ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर तो बने हैं, कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब इनको हमने कंबशन प्रोसेस में जब इनको हमने बर्न आउट करना है तो बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। कि यानी जो कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ है वो भी डिपेंड हुई इन तीनों चीज़ों पे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज non-metals protect us in a way the clothes we wear are of cellulose। कि नॉन मेटल्स हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं, किन लिहाज में, कपड़ों के लिहाज में। उनमें क्या है हमारे पास, सेलुलोज जो कि नेचुरल फाइबर प्लस सिंथेटिक फाइबर मौजूद है, कि हमारे पास नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की मदद से हमारे में प्रोटेक्शन भी करते हैं। इसके बाद जो एडिशनल है, एडिशनल यूज जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, कि आइटम जैसे वुडन, प्लास्टिक, फर्नीचर, प्लास्टिक शीट्स, बैग्स, प्लास्टिक पाइप्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जर्मिसाइड्स, ये सारे क्या हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉन मेटल्स और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कि जितने भी एडिशनल अगर हम यूजेस स्टडी करें तो एडिशनल यूजेस में वुडन है, प्लास्टिक शीट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, फर्नीचर है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जर्मिसाइड्स हैं, बैग्स हैं, प्लास्टिक पाइप्स हैं और फंजीसाइड्स। कि ये सारे में क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो नॉन मेटल्स के हैं। कि नॉन मेटल्स कार्बन और हाइड्रोजन जो मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही यूज़ होते हैं। कि फर्दर जो कार्बन उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, जिसका हम रिव्यू देखते हैं। कि सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स में जो हमने फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया वो ये था कि अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर जो है ये नॉन मेटल से मिलकर बने हैं। कि उन सब की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, नॉन मेटल से मिलकर। बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में यहाँ नॉन मेटल्स मौजूद है। कि नॉन मेटल्स में हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये स्टडी किया कि ये क्या है, ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। इसी तरह जो हमने नेक्स्ट पॉइंट स्टडी किया वो था स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हमने यही स्टडी किया कि वो किससे फॉर्म होता है, वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें हमने ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन स्टडी किया। वो क्या कहा कि उन्होंने 96 मास ऑफ जो ह्यूमन बॉडी है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना है। टोटल जो 28 एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन ये 4 एलिमेंट जो है ये 96% बनाते हैं। 96% बाय मास क्या फॉर्म करते हैं, ये ह्यूमन बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ स्टडी किया। कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ स्टडी डिपेंड करती है हमारी रेस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग प्रोसेसेस में। और ब्रीथिंग प्रोसेसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनको इनहेल और एक्सहेल करने से ही प्लांट्स
एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, कि इन सब की जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस और फर्दर लाइफ की एग्जिस्टेंस कैरी आउट होती है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट था मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए यानी अपने डिवेलपमेंट और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं उन ईटेबल्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, मिल्क, कि ये सारे क्या है नेसेसरी हैं किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। जब ये सारे ग्रोथ के लिए नेसेसरी होंगे तो हम कहेंगे कि इनके बगैर हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो सकती। और जब इनके बगैर बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी तो ये सारे किससे मिलकर बनते हैं, नॉन मेटल से। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, प्रोटीन ले लें, फैट ले लें, विटामिन ले लें, ये सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। फिर ये नॉन मेटल्स क्या किया, उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरह जो इसेंशियल कंपाउंड है वाटर, वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ में डिपेंड करता है। और वाटर किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम स्टडी करेंगे कि यहाँ नॉन मेटल्स ने क्या किया है कि वाटर हमारी मैस, अगर हम ह्यूमन बींग्स का मैस ले लें तो 85% जो है हमारी बॉडी में वाटर मौजूद है। जब 85% हमारी बॉडी में वाटर मौजूद है तो वाटर एक नॉन मेटल है। तो लिहाजा वाटर क्या हुआ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। इसी तरह जो नेक्स्ट हमने स्टडी किया वो था सेफ्टी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की सेफ्टी के लिए कौन सा नॉन मेटल हमें वाइटल रोल प्ले कर रहा है, और वो नाइट्रोजन है। कि नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद होगी तो वो क्या करेगी, वो सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ करेगी। कि वो क्या कंट्रोल करेगी कि जो सिंगल फ्लेम से फायर या कंबशन प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं उनको कंट्रोल करेगी। क्योंकि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वो फ्लेम को बढ़ावा देगी, यानी उससे फ्लेम ज़्यादा हाई होगा, और जब फ्लेम ज़्यादा ब्राइट होगा कंबशन ज़्यादा तेज़ होगी। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जो कंबशन को रोकेगा। फिर सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ किसकी वजह से, नॉन मेटल नाइट्रोजन की मदद से। फिर नॉन मेटल्स कम्युनिकेशन में एक रोल प्ले करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स के लिहाज में, कि अगर हमने फॉसिल फ्यूल जो है पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस स्टडी किए, ये पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस जो है ये कम्युनिकेशन लाइफ में कैरी आउट होते हैं। कम्युनिकेशन में कैसे कैरी आउट होते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के इनसे मिलकर बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। तो फिर यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, कि जो भी हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं जिनकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं वो सारी किनकी वजह से, सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। और नॉन मेटल से मिलकर बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो इनकी वजह से है। फिर इधर ऑक्सीजन भी डिपेंड करेगी, लेकिन ऑक्सीजन किन लिहाज में डिपेंड करेगी कि ऑक्सीजन कंबशन के लिए, फॉसिल फ्यूल की कंबशन के लिए वाइटल रोल प्ले करती है, और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। इसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर्स यानी सेलुलोज, जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, क्योंकि सेलुलोज में क्या मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसी तरह जो एडिशनल यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो भी हम रोज़मर्रा की हयात में देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, वो भी नॉन मेटल से मिलकर बनी है। आया वुडन हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर्नीचर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, जर्मीसाइड्स हो गए, प्लास्टिक शीट्स हो गई, बैग्स हो गए, प्लास्टिक पाइप्स हो गए, फंजीसाइड्स हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल से मिलकर बने हैं। क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमारी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती हैं। जब ज़्यादा चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगी तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो ही जो नॉन मेटल्स हैं वो एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं। जब वो सिग्निफिकेंस रोल प्ले करेंगे तो फिर ये क्या है, ये है सिग्निफिकेंस रोल ऑफ नॉन मेटल्स, कि मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर हम सिर्फ मेटल्स को स्टडी करें कि मेटल्स हमारे रोज़मर्रा की हयात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन नॉन मेटल्स भी वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब नॉन मेटल्स वाइटल रोल प्ले करेंगे तो उनके लिहाज से हम यह स्टडी करेंगे कि आया जो नॉन मेटल्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। जी, मेटल्स के साथ जो है नॉन मेटल्स
नॉन मेटल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेटल्स जो है मैग्नीशियम वगैरह जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं कि उनके लिए हमारी जो ग्रोथ है उन पर डिपेंड करती है, कैल्शियम पे हमारी बोन्स की वगैरह। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डिपेंडेंस भी हमने आज डिटेल में स्टडी कर लिया। ये था मेटल्स, ये था चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टडी किया। मेटल्स और नॉन मेटल्स के स्टडी के बाद जिनमें हमने इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड लूजिंग जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की। कि इन सब की स्टडी के बाद हमने जो देखा वो थी इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। कि नोबल मेटल्स में हमने वो मेटल्स की स्टडी की है कि आया हम सिल्वर को मेटल कह सकते हैं लेकिन हम रिएक्टिव मेटल नहीं कह सकते। आपने कभी भी उसको रिएक्टिव मेटल नहीं कहना कि आया वो एक रिएक्टिव मेटल नहीं है, लेकिन आया वो एक मेटल है लेकिन रिएक्टिव मेटल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता। अगर हम मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन के थ्रू या उनके रिएक्शंस के थ्रू हमने यही स्टडी किया कि मेटल ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन दे दे, नॉन मेटल ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन ले ले। इसीलिए आज में हमने जो स्टडी आउट किया वो यही रिएक्शंस थे कि रिएक्शन हमने फर्दर एलिमेंट के साथ इनका रिएक्शन करवाया कि वाकई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करते हैं या नहीं। फिर हमने जो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स में सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम की प्रॉपर्टीज स्टडी की। उन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने हैलोजेंस को स्टडी किया। फिर हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टडी किए कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो डिफरेंस है वो मेनली सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही है कि वो पहले ग्रुप में पाए जाते हैं, वो दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं। तो मेटल्स क्या है वो डी ट्रांजिशन ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 13 तक प्रेजेंट हैं। जब वो 3 से 13 तक प्रेजेंट हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने वो कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन डोनेट करें या जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करें उस पर डिपेंड करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करती है तो फिर इसका फर्दर रिएक्शंस हमने हैलोजेंस की रिएक्टिविटी देखी कि आया हैलोजेंस की रिएक्टिविटी में हमने ये स्टडी किया कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वही कि क्लोरीन जब साइनाइड में रिएक्शन करती है और फ्लोराइड डार्क में रिएक्शन करती है। ये डिफरेंसेस जो हमने स्टडी किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल मेटल्स में। ये थी आपकी कंप्लीट डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्टिविटी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।